स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी की जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, पार्ट नंबर 154 और इससे पहले 153 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने ये पार्ट्स बाकी पीछे वाले नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको सीरियल वाइज लगे हुए मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो, या वीडियो के अंत तक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसको अपडेट करके 2024 और 25 के हिसाब से बताते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाती है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको यहां से आइडिया लगने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन चित्र को दिखाने वाला है तो चित्रों के माध्यम से भी हम समझते हैं किस टाइप से हम क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही ट्रिकी सॉल्यूशन भी मैथ और रीजनिंग का देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो देखो इसमें से मांसाहारी पौधा पूछ लिया है, और जो हम अमूमन तौर पे याद करते हैं वो दिया ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें से टाइगर लिली जो है दोस्तों वो मांसाहारी नहीं है, बाकी कारकोट्स और संडीव और मंकीकक ये सारे के सारे मांसाहारी पौधे हैं। मांसाहारी पौधे का मतलब जो जीवों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, वो मांसाहारी पौधे हैं, जबकि यहाँ पर टाइगर लिली जो है वो नहीं है। बस सही उत्तर। तो मैं दोस्तों एक जो पिचर प्लांट जो सबसे ज्यादा फेमस है मांसाहारी पौधों में से, जो कि कीड़ों मकोड़ों खाता है, उनको मैं दिखा देता हूं पिक्चर में। तो ये दोस्तों देखो आप, पिचर प्लांट है जिसको घटपैडी पौधा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है हॉलो शेप, यहाँ पर जैसे कोई कीड़ा घुसता है इसके अंदर तो ये ऊपर से जो कैप पत्ती जैसा देख रहे हो ना, ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है। ढक्कन बंद होने के साथ ही ये जो कीड़ा होता है अंदर ही अंदर मर जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ये जो प्लांट है, यही घटपैडी पौधा है, जो कि एक मांसाहारी पौधों का एक ये टाइप भी है, ठीक है। एक उदाहरण भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। तो ये दोस्तों जो सौर ऊर्जा है ये एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब होता है जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लो सौर ऊर्जा हो गया, या बहता हुआ पानी है, ठीक है। जैसे बिजली उत्पादन होता है बहता पानी, तो उसी पानी को दोबारा से भी आप यूज कर सकते हो। जैसे हवा है, ये भी क्या है, नवीनीकरण में ही आती है। और साथ ही भूतापीय जो ऊर्जा होती है, और साथ ही पवन ऊर्जा जो होती है, ये सारी की सारी नवीनीकरण ऊर्जा है। तो आप एग्जाम्पल याद रख लो कि नवीनीकरण ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं। तो बता देता हूँ आपको, सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा यहाँ दिया है, बहता पानी, हवा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीनीकरण है। अब हो सकता है दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि नवीनीकरण के अलावा गैर नवीनीकरण, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। गैर नवीनीकरण कौन कौन से होते हैं तो इसको बता देता हूं। गैर नवीनी का मतलब है कि इसको पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता। अगर एक बार इसका इस्तेमाल हो गया है तो पुनः इसको नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे होता है कोयला, तो अगर कोयला एक बार जल गया तो क्या आप उसको दोबारा से कर पाओगे यूज? नहीं हो पाएगा ना। प्राकृतिक गैस एक बार जल गई तो खत्म हो गई। पेट्रोलियम, ठीक है, ये भी एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा वो काम नहीं आएगा। तो गैर नवीनीकरण का मतलब जिसको दोबारा से न उसको यूज किया जा सके, वही होता है नवीनीकरण का मतलब, जिसको दोबारा से यूज किया जा सके। क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर वाले चाप द्वारा आंतरिक कोण का माप डिग्री में ज्ञात करिए। मतलब देखो, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल में कह रहा है कि एक त्रिज्या, जैसे कि मान लो ऐसे कर लो, इसको इस टाइप से कुछ बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो इसका क्या हो गया, ये हो गया चाप यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो 28 ये है और 28 ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर लंबा चाप है। ये चाप की जो लंबाई दिया है दोस्तों, ये आप जो देख रहे होंगे हरे कलर से, ये पूरा का पूरा चाप की लंबाई है 22 दिया है। तो बताना है कि ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा। मान लो कि x डिग्री होगा, कितना मान लिया, x डिग्री। अब यही बताना था, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है इस, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर r से r कट जाएगा, ये r कैपिटल ही मानो आप, r से r कट जाएगा। यहाँ पर मैंने x लिखा है, यहाँ पर थीटा, तो कंफ्यूज मत होना, थीटा और x का मतलब वही है, चाहे आप थीटा थीटा लिख दो या x लिख दो। तो देखो r से r कट गया, तो यहाँ पर बचा 1/2l इक्वल में बचेगा पाई r, थीटा को चलो मैं x लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो,
360। अब देखो 1/2 तो रहेगा, एल की वैल्यू क्या है, एल का मतलब चाप की लंबाई कितनी है, 22 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 22 बराबर में पाई का मतलब होता है 22/7 और गुणे में आर कितने हैं 28, तो आप लिखेंगे 28 गुणे में x और नीचे आ जाएगा 360। ठीक है, 22 से 22 कट गया और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 4 नहीं 36 हो जाएगा, यानी कि 90। तो ये 90 बचेगा यहाँ पर। तो कुल मिला के हमारा जो बचेगा वो बचेगा x बराबर 90/2 बचेगा। x की वैल्यू 90 का आधा कितना 45 डिग्री, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, लेकिन एज इट इज नहीं था, इसकी वैल्यू जैसे 289 दिया है तो उसमें कुछ अलग दिया था, शायद याद नहीं मुझे, लेकिन शायद 256 था, क्या था ऐसे कुछ दिया हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल ऐसे करके दिया था, तो विकर्ण की लंबाई पूछी थी। तो चलो बताते हैं विकर्ण की लंबाई। इसका फार्मूला होता है, भुजा को अगर मैं x मानता हूं √2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर वर्ग दिया था, कुछ इस प्रकार का वर्ग रहा होगा, उसका एरिया दिया है 289। तो आप बताओ 289 अगर ये क्षेत्रफल दिया है तो हमें भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे √ एरिया निकाल देंगे, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 17 का हमें पता है कि 17 ये होगा, 17 ये होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 17 गुणे 17 करा तो 289 आ गया। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई होगी, जैसे यहाँ देख लो 289 √ कर दिया तो आ गया 17, तो यहाँ पे लिखेंगे x पे 17, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा 17 √2। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि उनका जो HCF है वो है 19, तो इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो है उनका दो अन्य गुणनखंड जो है, एक है 11 और एक है 13। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है तो HCF का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन होगा वो। ठीक है, तो मतलब इसमें भी वो कॉमन होगा 19 और इसमें भी ये कॉमन होगा 19। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मतलब बड़ा अनुपात वाला बड़ी संख्या होगी और छोटा अनुपात वाला छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछा है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 117 यानी कि 7 बचा 11, 13 कम 13 और 13 11 हो जाएगा कितना 24, तो ये लिखेंगे 24 247 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखो एक संख्या मान लो यहाँ पर x है, दूसरी वाली y है, तो पहली संख्या का 30% यानी कि इसका पहली संख्या x है और इसका 30%, तो 30 बटे में कितना है 35 है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर आप 35 लिख लीजिए, इसको 30 नहीं करना, 35 लिख लो। 35% यानी कि 100 बराबर में है दूसरी संख्या का, दूसरी कितना 30% हो जाएगा 30 बटे में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट क्या करना है 35 और 30 इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 5 से, तो चलो मैं लिख देता हूँ 35x और यहाँ पर हो जाएगा 30y, तो 5 6 का 30, 5 7 35 यानी कि 7x बराबर 6y हो जाएगा। तो x अनुपात में y अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 अनुपाते में 7। ठीक है, तो बस देख लो ऑप्शन कहाँ लिखा है 6 अनुपाते में 7, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। देखो ट्रिकी सॉल्यूशन से आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 35 और यहाँ पर लिखा है 30, इनको आप सॉल्व कर लो, दोनों को आपस में काट लो, 35 और 30, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 5 7 35 और 5 6 का 30, बस इसी का उल्टा कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 अनुपाते में 7, सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो ये भेजा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। ये क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था, हो सकता है पूछ लिया जाए, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा।
ठीक है, यानी कि सफल नहीं हो पाया था क्रिप्स मिशन। अब जानते हैं है क्या क्रिप्स मिशन। तो देखो दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से चला था 45 तक, तो ये क्या है, उसका पूर्ण रूप से सहयोग मांगा था जो वहां पर गवर्नमेंट थी विंस्टन चर्चिल की। इसने क्या कहा था कि भारतीयों से सहयोग मांगा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तब इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया था, जो कि इसका पूरा का पूरा जो क्रिप्स मिशन है वो विफल हो गया था। आया कब था, 1942 में। दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात करिए कि कौन सा छोटी राशि है। अब देखो, कह रहा है कि एक तो हमारे पास नंबर है 3 और दूसरा है 5। ठीक है, पहला 3x है, दूसरा 5x है। कह रहा है इसमें से 9 घटाना है, तो इसमें भी 9 घटा दो और इसमें भी 9 घटा दो। बराबर में आना चाहिए, 5/9 आना चाहिए। ठीक है, छोटी राशि बताना है। चलो इसको पहले ये कर लेते हैं। तो 9 का भाग देंगे तो 9 गुणा कराएंगे, 9 3 27, 9 9 81, बराबर में आ जाएगा 25x और 9 पना 45, तो आ जाएगा 45। तो 25x 27x में से 25 हटा दो तो 2x बचेगा, और यहाँ पर -45 था और यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो 81 में से आप 45 हटा दो तो 11 में 5 गया 6 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 36 बचेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36 बचेगा। ठीक है, अब x से अगर आप काटोगे तो x का आधा यानी कि नीचे 2 आएगा, 36/2 तो हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। हमारे पास कह रहा है छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, जो 3 होगी और 5 होगी, बड़ी संख्या। तो 3x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू 18, तो 3 इंटू में 18, तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। अब देखो, छोटी संख्या तो हो गई 54, आप लोग बताना कि बड़ी संख्या क्या होगी। ये जो कि 5x है, ये क्या होगी, बड़ी संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं। तो ये हैं दोस्तों नीदरलैंड से। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि क्या था इसमें, फुटबॉल के जनक कहाँ का हैं। तो ये इंग्लैंड को फुटबॉल का जनक माना जाता है, लेकिन इसकी कहने का मतलब इसकी शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी। दोस्तों, कई बार पूछ लेता है यहाँ पर कि खिलाड़ियों के नाम और उनके देश के बारे में, कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पुर्तगाल के हैं, और लियोनेल मेसी जो हैं अर्जेंटीना, और सुनील छेत्री इनके नाम से ही समझ रहे होंगे ये भारत के हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको कहीं पर नोट कर लीजिए। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपक्षित होता है, यानी कि विक्षेपित होता है, सबसे कम कौन विचलित होता है। तो ये है दोस्तों लाल रंग। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। जैसे देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाल जो सबसे कम विचलित होता है, इस वजह से जो सिग्नल होते हैं, जैसे ट्रेन का ही सिग्नल देख लो, रेड कलर का होता है। ये ट्रैफिक की जो लाइट होती है रेड कलर की, क्योंकि रेड जो होता है वो दूर से दिखाई दे जाता है। दूर से क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रास्ते में भटकता नहीं है, इधर उधर विचलित नहीं होता, वो सीधे जाता है, यानी कि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य उसकी ज्यादा होती है, विचलित नहीं होता, इसलिए दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो इसी कार्ड से जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। अब जरा सा जान लेते हैं इनका क्रम क्या है। अब देखो, यहाँ पर ये एक क्रम दे के रखा है, इस प्रकार से विचलित होता है। तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी, जैसे जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, और ये यहाँ पर लिखा है ऑरेंज, यानी कि नारंगी कलर, और लाल कलर। ये ऐसे क्रम में विचलित होते हैं, इनको आप याद रख लो। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये प्रिज्म से गुजरने पर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ठीक ऐसे ही ये सारे के सारे इनका क्रम होता है। तो आप इनको कहीं पर नोट कर लो कि सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी, फिर जामुनी, और ऐसे सबसे कम विचलित होगा कौन, लाल वाला। अगर ऑप्शन में लाल न दिया जाता तो सेकंड नंबर पे अगर दिया होता नारंगी यानी कि ऑरेंज, तो फिर ये वाला सही होता। अगला है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो स्पाइडर क्या है दोस्तों, तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ये होता है एक कंप्यूटर। तो देखो, कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है, और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो अलग अलग फुल फॉर्म पूछ लेगा। जैसे रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग बताना जरा कमेंट सेक्शन में, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 से
12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तो 1 से 12 दिया है, अब हो सकता है और ज्यादा दे देता तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है दोस्तों इसके लिए n प्लस 1 और ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n प्लस 1, ये प्लस 1 कर लो इसको, बाई में 6 यानी कि पूरे का बटे 6 होता है। 1 से 12 तक में कितनी संख्या होंगी, तो आप कहेंगे कुल 12, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देखो 12 और यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, n प्लस 1 करेंगे तो 12 1 13, तो यहाँ जाएगा 13, फिर गुणे में देखो 2n का मतलब 12 दूनी 24 प्लस 1 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 6। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 25 गुणे में 2 और गुणे में 13, तो 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुणे में 13, तो 13 पचे 65, ये हो जाएगा 65 1 0 625, तो आंसर क्या आ जाएगा 625। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लो क्योंकि काम आएगा आपके पास फार्मूला। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और नीचे होता है 6, इसको याद रखो आप। ठीक है, याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग बताओ जरा 1 से 10 तक की वर्गों का योग कितना होगा, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, इसी फार्मूले का यूज करके आप लोग बताओ। देखते हैं, मैं आप सभी का कमेंट जरूर पढ़ता हूं, कितने लोगों के सही जवाब आएंगे ये भी मैं देखूंगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 15 माइनस साइन 75 है और अपान में cos 15 प्लस साइन 75 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब कभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कहीं पर cos लिखा हो और साइन लिखा हो, इनका कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, साइन कॉस लिखा हो और दोनों का कोड, जैसे देखो इसका कोड है 15 और इसका कोड है 75, दोनों कोणों का योग अगर 90 पहुंच रहा हो, कितना पहुंच रहा हो 90, और अगर माइनस लगा होगा तो समझ लो कि हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, हमेशा आंसर नहीं जीरो आएगा, याद रखना आप। ठीक है, मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ किस टाइप का, तो आंसर बता देता हूँ, जीरो आएगा, तो जीरो इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा। प्रूफ में देखो जैसे cos 15 लिखा है, तो cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 90 माइनस का 75, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 90 माइनस थीटा cos थीटा ही तो होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो आगे देखो साइन 75, इसको वही रहने दो, नीचे भी वही बना दो, cos 90 माइनस का 75 और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर साइन 75। ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन 75 यानी कि 75 और माइनस का साइन 75, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा cos 75 और प्लस का आ जाएगा साइन 75। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि x अगर हम साइन थीटा को मान ले, साइन 75 मान लो, साइन 75 माइनस साइन 75, तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो जीरो बटे नीचे कुछ भी आए हमें इससे मतलब नहीं है, अगर ऊपर जीरो आता है तो आंसर हमारा हमेशा जीरो आएगा। ऑप्शन चौथा में दे के रखा गया है। अगला क्वेश्चन है पणजी, सूरत, पटना, मुंबई, इनमें से बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो पणजी गोवा की राजधानी है, ठीक है, और पटना ये कहाँ की है, बिहार की राजधानी है, और ठीक वहीं मुंबई कहाँ की है, महाराष्ट्र की कैपिटल है, यानी कि यहाँ की राजधानी है। तो सूरत जबकि है दोस्तों, सूरत राजधानी नहीं बल्कि एक शहर है। ठीक है, केवल शहर है, वो राजधानी कहीं की नहीं है, हालांकि ये सारी की सारी राजधानी है, सूरत नहीं है, इसलिए सूरत ही अलग हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे बेटे के पिता की बेटी का बेटा है, उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, जब कभी ऐसा कोई ब्लड रिलेशन रिश्ते बताने वाला आ जाए तो आप लोग अपने ऊपर लेकर किया करिए कि आप लोग के अगर पास होता तो आप क्या बोलते हैं। आप मान लो मेरे बेटे, तो मान लो आपके बेटे के जो पिताजी होते तो क्या होते, आपके बेटे के जो पिताजी होते वो आप ही तो होते। ठीक है, आपकी संतान के पिता कौन होते, आप खुद होते ना। तो आपकी बेटी का बेटा कौन लगेगा, आपकी बेटी का बेटा, तो आप क्या बोलोगे, उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है। तो रोमा ने क्या बोला, रोमा मतलब आप मान लो, और लड़का कौन हुआ, तो आपकी बेटी का बेटी का बेटा ही तो हुआ, तो बेटी का बेटा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्लड रिलेशन में हमेशा मैंने जो बोला वही याद रखना, आप अपने ऊपर लेके करा करो।
ठीक है। जैसे मान लो कहते हैं कि आपके पिताजी के ससुर की बेटी, इकलौती बेटी आपकी कौन लगेगी, तो आप लोग बताओ जरा कौन लगेगी। तो आप अपने ऊपर लेके खड़ा करो कि हम अगर होते तो हमारा क्या रिश्ता रहता, तब आप सही तरीके से इसको बता पाते। ठीक है, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। तो ये देखी गई दोस्तों लैटिन अमेरिका में। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो ये किया गया था दिल्ली से। तो ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहां से ये तो अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन कहीं पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पहली, सर्वप्रथम, पहली बार ऐसा वर्ड आ जाए, तो वो रेलवे का आप मान लो कि वो फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, उसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। अब नई नई चीजों को आप याद रखना जो 2024 में पहली बार कुछ हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। तो अच्छा ऐसे ही रहना, तो देख लो। तो यहाँ पर 4 और 5 इनका गुणा कराइए, 4 गुणे में 5, और अगली संख्या ये 6 लिखा है, इसको घटा दीजिए, 6 करिए। तो 4 पंचे 20, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 20 माइनस का 6 कितना आएगा 14। तो देखो 14 लिखा है नीचे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, तो 5 गुणे में 4 माइनस का 4, क्योंकि ये वाला 4 है। तो 4 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस का 4 बराबर में आ जाएगा 16। तो देखो 16 लिखा है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर ये 6 गुणे 4, तो 6 गुणे में 4 माइनस का 5, तो 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा 24, और 24 में से 5 हटा दो आप ये वाला, तो कितना हो जाएगा 19, 5 24 यानी कि 19 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा है 19, सही उत्तर हो जाएगा यही वाला। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों कि लॉजिकली होते हैं, कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखा करो, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर एक बार में, 2 बार में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चन के पीछे बहुत मत भागा करो। ऐसे क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करा करो। जैसे मान लो कि पूरा पेपर आप करते चले जा रहे हो, इस क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। अब पता चला कि आप इसी पेपर, इसी क्वेश्चन के पीछे आप पढ़े हो, 5 मिनट लगा दिए आपने, 7 मिनट लगा दिए, तो बाकी क्वेश्चन पीछे अगर आसान भी मिले होंगे, आगे क्वेश्चन जैसे मान लो 90, 92 ऐसे करके आसान क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म हो गया, तो दिक्कत हो जाती है। तो एक ही क्वेश्चन के पीछे मत आप परेशान हुआ करो, इसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाया करो। दोबारा जब आप 100 तक कर चुके हो, तब बचे हुए क्वेश्चन को जब आप करते हो, जो छोड़े थे आपने, तब उनको अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कप केक, डोनट, क्लेयर, फॉयो और जिंजर ब्रेड विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। यानी कि ये सारे के सारे किसके नाम है, तो ये दोस्तों एंड्रॉयड है, एक टाइप के एंड्रॉयड्स नेम है। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। अगला है स्तनधारी, कबूतर, कुत्ते, इनमें से बताना है कि क्रम कैसे बनेगा। तो देखो जितने भी यहाँ पर कह सकते हो कि कुत्ते होते हैं, वो सारे के सारे स्तनधारी के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कि ये बड़ा वाला एक स्तनधारी है, स्तनधारी के अंदर सारे कुत्ते आते हैं। ठीक है, और कबूतर जो होती हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाती है इसमें से, क्योंकि कबूतर स्तनधारी में नहीं आती, पक्षियों में आएंगी, तो अलग हो जाता है। तो इस टाइप का कुछ बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो देख लो कहां पर लिखा हुआ है, तो ये बना हुआ है देखो इस पे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। तो बी कहां लिखा हुआ है, ये तीसरे में देके रखा है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक दैनिक मजदूर 5,850 रुपए में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। यानी कि एक मजदूर है, उसको 5850 रुपए में कुछ दिनों के लिए रख लिया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण, मान लो अगर उसको रखा गया था कि 10 दिन आपको काम करना है, वो कुछ दिनों तक नहीं आया, मान लो 3 दिनों तक नहीं आया होगा, तो उससे हुआ क्या, उसे केवल 5200 का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या थी। यानी कि अगर उसको जहां पर 10 दिन काम करना था, उसने केवल 7 दिन ही काम करे, 3 दिन काम नहीं करे, तो जब दिनों की संख्या कम हो गई तो उसकी मजदूरी भी कम हो जाएगी। पहले उसकी मजदूरी थी 5850 रुपए मिलने थे, मिले उसको कितने रुपए, 5200 रुपए। तो आप बताओ कितने रुपए उसको नहीं मिले होंगे। तो ये 8 में से 2 गया 6, यानी कि 650 रुपए की कमी हो गई। तो यहां पर बताना है अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी। तो अधिकतम संभव का मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या मजदूरी हो सकती थी एक दिन की। तो बस आप ये समझो कि 650 रुपए अधिकतम हो सकती थी,
ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अधिकतम, मान लो कि एक दिन का 650 रहा होगा, फिर 650 रहा होगा, ऐसे करके रहा होगा, डेली का मिलता रहा होगा। तो मान लिया कि एक दिन अनुपस्थित रहा होगा तो अधिकतम मजदूरी, अगर आप इसको 600 करते हो तो 600 नहीं बन पाएगा इसका। ठीक है, अगर आप 5850 रुपए, 5800 कितना लिखा है, 5850 है, इसको आप 600 से काटोगे तो नहीं कट पाएगा ना, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आएगी ऐसे करके। तो ये पूरा का पूरा हो रहा है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीचा ने 6,50,000 में एक कार खरीदी और फिर इसे 7,80,000 में बेच दिया। कार बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो पहले तो देखो बेचा, यानी कि ये मान लो ज्यादा कौन है, बेचा है, तो बेचे वाली वैल्यू ज्यादा है 7,80,000, तो यहाँ पर 3 जीरो और लगा दो। खरीदी कितनी की थी, 6 लाख, तो 6,50,000 रुपए की खरीदी थी, तो यहाँ पर 50,000 घटा दो, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे, 3 जीरो ये लगा दो, एक ये 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले, यानी कि 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। बात समझ में आ गई? तो अब इसको अब मैं पूरा हटा के सिर्फ इतना लिख देता हूँ, 1,30,000। ठीक है, इतने मिले। अब देखो खरीदी कितने में थी, इतने में, तो जो खरीदी थी सीपीयू यहाँ रख दो, कितने की, 50,000 की, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे करके, गुणे में आप 100 कर दो क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 4 जीरो 4 जीरो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 13,00 और यहाँ पर 65, 13 कम 13, 13 पचे 65, तो आ जाएगा 100/5। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। तो देखो दोस्तों, जब बांस यानी कि बैम्बू में फूल आ जाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है, रेयर केस, तो जब कभी ऐसा हो जाता है तो ये माना जाता है कि चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाती है, और इतनी भयंकर वृद्धि हो जाती है कि सब कुछ नष्ट कर डालते हैं, जितना भी घरों में अनाज होता है, चीजें होती हैं, हर जगह ही जगह चूहे ही चूहे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो चूहों की आबादी में वृद्धि माना जाता है, क्योंकि ये जो ऐसा माना जाता है कि जो बांस के फूल होते हैं, चूहों को दूर से ही उनकी जो सुगंध है वो आ जाती है उनके नाक में, जिससे कि वो जान जाते हैं और उनकी वृद्धि हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं इसके जो फूल होते हैं चूहों को। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखो, कुछ इस टाइप का बांस का फूल होता है, बैम्बू फूल होता है, जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो चूहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा, कितने लोगों ने देखा है। हालांकि देखो, इसको हिंदुओं में क्या होता है, हम जैसे लोग इसको क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, और अशुभ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली परिणाम यही होता है कि अशुभ का मतलब हमारे जीवन में निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि अगर चूहों की आबादी बढ़ जाएगी तो चूहों की आबादी बढ़ते ही हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, फसलों को भी चौपट कर जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ना हमको, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर बांस में फूल है तो वो हमारे लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, अगला है 49 नंबर पे 0.5 बार 23 है, भिन्न के बराबर है, किसके बराबर ये बताना है। तो देखो पॉइंट लिखा है, तो ये लिखा है, मैं लिख देता हूँ 0.532 बार। अब इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दो पूरा, तो कितना बच जाएगा, 532 बन गया, माइनस लगा दो। अब देखो किसके ऊपर बार नहीं लगा, तो आप कहेंगे 5 के ऊपर बार नहीं लगा, तो 5 आप घटा दो। नीचे क्या लिखेंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट, यानी कि 3 और 2, तो 2 डिजिट तो हो गई, तो 2 बार, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हो उतनी बार आप 9 लिख दो, 1 और 2। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो कितने डिजिट हैं, तो 5, एक ही डिजिट तो हुई, तो 1 0, यानी कि जिसके ऊपर बार उतने हमें 9 लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उतने हमें 0 लगाने। ठीक है, तो आगे देखो 27 और ये 5 था, तो 527 और बटे में हो जाएगा 990, तो देखो ये आ जाएगा 527 बटे में 990, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरे में ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ये दोस्तों शामिल है खजुराहो, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। खजुराहो दोस्तों पता ये है, यहाँ पर छतरपुर एक जिला पड़ता है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर, जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ था। यहाँ पर बात कर रहा है कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, डेट पूछ ले तो आपको बताना है 1986 में। ठीक है, 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, और यहाँ पर इसका निर्माण किसने कराया था खजुराहो का, तो ये करवाया था दोस्तों चंदेल राजाओं ने।
ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि यूनेस्को में शामिल हुआ है कौन सा, कहाँ पर है, तो खजुराहो में। रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला कहेंगे कि इसका निर्माण किसने कराया था, चंदेल राजाओं ने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि इसका निर्माण किसने कराया, तो चंदेल राजाओं ने। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1986 में। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कब करवाया था, तो ये करवाया था दोस्तों 950 ईस्वी से ये 1050 ईस्वी के बीच इसका निर्माण माना जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में माना जाता है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 50 तक के, और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, वहां से क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और अब आप लोगों को जोर शोर से तैयारी में लग जाना चाहिए। और ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। अभी और भी उसमें क्वेश्चंस ऐड करना बाकी है, लगातार उसकी भी हम सीरीज चलाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को तब तक उन पार्ट्स को देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, एनटीपीसी की भी प्लेलिस्ट बना दिया है स्टार्टिंग से। मैं तो कहता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो 1 2 3 4, तो आपकी तैयारी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हो पाएगी, एक फ्लो के साथ तैयारी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम पार्ट्स लगाए हैं हमने तो क्रम से लगाया 1 2 3 4। तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्रम से सारे क्वेश्चन आप तैयार कर पाओगे। ग्रुप डी की लिंक और प्लेलिस्ट की जो भी लिंक होगी, मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आप लोगों के क्वेश्चन थी कि सर इंटरव्यू लीजिए वहां जाकर के ग्रुप डी वालों का, कि किस टाइप की सैलरी होती है, क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे, तो मैंने वो भी जाकर के वहां पर पूछा है ग्राउंड लेवल पर, जहां पर वो लोग काम करते हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जितने भी रेलवे इंटरव्यूज लिए हैं हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट्स है तो कमेंट करिए। अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बेहतरीन तैयारी रेलवे की कर पाएं और एक सीट इस साल पक्की कर पाएं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगली वीडियो के, अगर अभी नहीं मिल रही तो तब तक रिकॉर्ड हो जाएगा, चेक करिएगा। और अगले पार्ट में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।